प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा में ई और ऊ की मात्राओं का प्रयोग सीखा था। आज हम अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग सीखेंगे। तो बात करते हैं अनुस्वार व अनुनासिक की। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अनुस्वार, हिंदी भाषा में कोई भी शब्द जब लिखा जाता है तो उसके ऊपर एक सीधी रेखा डाली जाती है। इसको हम शिरोरेखा भी बोलते हैं। ये जरूरी भी है, इसके बिना हमारी हिंदी भाषा अधूरी है। तो इस शिरोरेखा के ऊपर यदि ये बिंदु आ जाए तो इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। और यदि इस शिरोरेखा के ऊपर ये अर्धचंद्र बना हुआ और उसके बीच में बिंदु, तो इसको हम बोलेंगे अनुनासिक या चंद्र बिंदु। तो ये इन दोनों के साइन हैं। आइए देखते हैं आगे कि ये कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे हम अनुस्वार का उच्चारण करें तो हवा जो है वो हमारे नाक से निकलती है और नाक की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे गंगा, कंगन, हंस, जंगल आदि। इन सभी शब्दों में हम देखते हैं कि ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। ये जो अनुस्वार है ये बोलते में हल्का सा नाक से इसकी ध्वनि निकल रही है और हल्का न की आवाज़ दे रहा है। ना जब अधूरा होता है, स्वर रहित होता है, तो उसका ये रूप होता है, हलंत लगा होता है उसके साथ। यानी कि अभी इसमें स्वर नहीं है, आ इसमें नहीं मिला हुआ है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक और नियम है कि यदि, जैसे हमने शिरोरेखा की बात की थी ऊपर, कि शिरोरेखा से ऊपर लिखे जाने वाली मात्राएं, उन पर सामान्यतः अनुस्वार का प्रयोग होता है। देखिए, ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर यदि ये वाली मात्रा लगी है ए की, या ये वाली मात्रा लगी है ओ की, ये मैंने यहाँ पे बहुत सारे शब्द आपके लिए निकाले हैं। इन सभी शब्दों में आप देखेंगे कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है। तो इन मात्राओं के साथ नियम है कि अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे उन्होंने, उन्हें, इन्हें, मैं, किन्हें, किन्होंने, जिन्हें, जिन्होंने आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी हुई हैं और अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। आइए अब बात करते हैं अनुनासिक या चंद्र बिंदु की। इसका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। यानी कि जैसे हमने बोला 5, तो 5 बोलते में आधी हवा हमारे नाक से निकली और आधी मुख से। दांत, यानी कि हम नाक में भी बोल रहे हैं और मुंह से भी उच्चारण हो रहा है। सांप। तो ये ऐसे शब्द हैं, कुछ और शब्द भी आप इस तरीके के ढूंढ सकते हैं जिनमें हम कहेंगे कि अनुनासिक या चंद्र बिंदु का उच्चारण होता है। तो आप देखेंगे कि इन सारे शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है और हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। और ये इसका यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है सारे शब्दों में, चाहे वो 5 है, चाहे वो दांत है, चाहे वो सांप है, चाहे वो आँख हो सकता है, कुछ और शब्द हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये चंद्र बिंदु है।
अब यहाँ पर एक और नियम काम करता है कि अनुनासिक या चंद्र बिंदु शिरोरेखा के नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि नीचे लिखी जाने वाली मात्राएं कैसे हैं। जैसे हमने शब्द लिया पहला कहाँ, तो हमने लिखा कहाँ। अब मात्रा शिरोरेखा के नीचे लिखी है तो इस पर चंद्र बिंदु आएगा। ये मात्रा है इसमें, ये वाली। इन सारे शब्दों में आप देख पा रहे हैं, अगर हमने बांध लिखा तो बांध में भी ये शिरोरेखा के ऊपर यहाँ मात्रा लगेगी। ये सारे शब्द ऐसे हैं, ये मैंने जो ढूंढ के निकाले हैं, जिनमें शिरोरेखा के नीचे मात्रा लगी है। ज़्यादातर शब्दों में आ की मात्रा लगी है तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। ऊपर हमने अनुस्वार की जब बात की थी तो हमने कहा था कि शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं लगती हैं उनके साथ अनुस्वार, और शिरोरेखा के नीचे जो मात्राएं लगती हैं उनके साथ चंद्र बिंदु लगता है। ये नियम बन गया। अब एक और बात है कि जब कभी स्वर रहित पंचम अक्षर अपने वर्ग के व्यंजन से पहले आता है तो उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पंचम अक्षर की। बात आई, मैं आपको बताऊं कि ये पंचम अक्षर क्या है। जब कभी स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब होता है, मैं अभी ऊपर भी आपको बता रही थी कि वो अक्षर जिनमें अ नहीं मिला हुआ, वो व्यंजन जिनमें अ नहीं मिला हुआ, वो स्वर रहित है। अब स्वर रहित में भी पंचम अक्षर, पंचम अक्षर का मतलब पांचवा अक्षर। हिंदी की वर्णमाला में जो हमारे व्यंजन हैं उनमें वर्ग बने हुए हैं। जैसे क वर्ग है, क से लेकर ड तक। ऐसे ही दूसरा है च वर्ग, च वर्ग ऐसे बने हुए हैं, च से लेकर यहाँ तक। तो कहने का मतलब है कि इन सब का जो पांचवा अक्षर है, यानी कि लास्ट का जो अक्षर है, जैसे ये मैंने यहाँ बताया, लास्ट वाला अक्षर यहाँ ड आ गया, यहाँ आ गया, इससे अगली वाली लाइन में ना आ जाएगा, उससे अगली लाइन में ना आ जाएगा, और लास्ट में माँ आ जाएगा। अगर ये अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले आ जाएं, पहले तो हमें ये ध्यान करना है कि स्वर रहित होंगे। स्वर रहित का मतलब अधूरे हों। ये जैसे मैंने इनके नीचे हलंत लगा के बताया आपको। हलंत तभी लगता है जब कोई व्यंजन अधूरा होता है, आधा होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। तो अगर ये अधूरे हैं और अपने ही वर्ग के, जैसे गंगा है, गंगा में यदि पांचवा अक्षर ड़ आ गया गा के बाद, ये संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं इस तरीके के शब्द, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे गंगा को। ये गा आ गया, फिर ड आ गया, फिर गंगा। अब ऐसा गंगा लिखा हुआ और ऐसा गंगा लिखा हुआ, इन दोनों में क्या अंतर है कि ये जो गंगा है, इसका ये जो ड़ है, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। यानी कि ये अधूरा होने के कारण और अपने ही वर्ग का वर्ग का ही इसमें दोबारा ग आ गया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा गंगा। ऐसा रूप बन जाएगा इसका।
जो अंडरलाइन किया मैंने। अगर घंटी है तो घंटी में भी ट वर्ग का ण अक्षर आता है बीच में, और वो ण क्योंकि अधूरा है इसलिए वो अनुस्वार में बदल गया। जो पंत शब्द है इसमें भी त वर्ग का न आधा आता है बीच में, तो आधा जो न है वो त आने से वो अनुस्वार में बदल गया। इसी प्रकार यदि चंपक है तो चंपक में प वर्ग का म आधा आ गया यहाँ पर चा के बाद, तो वो म आधा ना लिखा जाकर वो चंद्र बिंदु उसमें अनुस्वार में बदल गया, तो बन गया शब्द चंपक। इसी प्रकार पंकज जो है शब्द उसमें का से पहले और पा के बाद जो ड़ है वो आधा है, तो कवर्ग का ड़ जो है वो आधा होने के कारण बीच में वो अनुस्वार में बदल जाता है। ये ऐसा नियम है। और जो अधूरे अक्षर वाले हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और वो हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में उनका अधिक प्रयोग मिलता है। तो ये था हमारा आज का लेसन अनुस्वार और अनुनासिक या चंद्र बिंदु से रिलेटेड। यदि आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई डाउट हो, आप इससे संबंधित कुछ और पूछना चाहते हो तो कृपया लिखें, अपना डाउट क्लियर करें, या किसी और विषय पर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे लिखें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।